सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों, आज हम जमात शशुम का 14वां सबक ऊटी की सैर का मुताला करेंगे। ऊटी की सैर इस सबक के सनफ सफ़रनामा है, यानी ये इदारे से शाये किया गया सफ़रनामा है, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 50 पर मौजूद है। आप ये किताब खोलिए। सफ़रनामा उर्दू में सफ़रनामा नोइसी की तारीख अगरचा बहुत पुरानी नहीं, लेकिन जदीद उर्दू नसर में ये एक अहम सनफ बन गई है। मुसाफिर या सयाह अपने ख़यालात और एहसासात के साथ मुकाम सफ़र में पेश आने वाले वाक़यात, मनाजिर और मिलने वाले अशख़ास के ताल्लुक़ को अदबी और फ़नकाराना तरीक़े से पेश करता है, उसे सफ़रनामा कहते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में सफ़रनामा सफ़र के हालात बयान करना सफ़रनामा कहलाता है। पहली बात देखिए किताब में, घर के यकसा माहौल से जब आदमी उगता जाता है तो उसके दिल में घूमने फिरने और नए मुकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। तस्वीर देखिए। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आपके दिल में कश्मीर जैसे मुकाम की सैर की ख्वाहिश पैदा हो गई होगी। कश्मीर भारत के शुमाल में इंतहाई सर्द और खूबसूरत मुकाम है। भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद चोटी पर ऊटी भी कश्मीर की तरह एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। वहाँ के पहाड़ अगरचा कश्मीर के पहाड़ों की तरह बर्फ से ढके हुए नहीं, मगर बुलंदी की वजह से ऊटी बहुत सर्द मुकाम बन गया है। यहाँ के कुदरती मनाजिर निहायत खूबसूरत हैं। आइए अब हम इस सबक में ऊटी की सैर करते हैं। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है। ये शहर कहाँ बसा हुआ है? नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ है। यहाँ पर नीलगिरी के बहुत सारे दरख्त हैं और सयाह यानी घूमने फिरने वाले। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। बेंगलुरु से हम पहले मैसूर पहुँचे। तो बच्चों, आपने मैसूर शहर का नाम सुना है? हाँ, यहाँ पर टीपू सुल्तान का ये शहर है। यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। चिड़ियाघर यानी जहाँ पर चंद्र परिंदों की नुमाइश की जाती है। रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद के शहर श्रीरंगापट्टनम को देखा। वहाँ अब किले की वीरानी की सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और इनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की कौमी एकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी तामीर किए हैं। हमने इनके मकबरे की भी ज़ियारत की। मकबरा यानी खबर, जहाँ टीपू सुल्तान के साथ इनकी वालदा और वालिद हैदर अली की खबरें हैं। यानी टीपू सुल्तान के वालदा यानी उनके अम्मी की भी खबर वहीं है और उनके वालिद साहब की भी खबर वहीं पर है। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ से करीब है, जहाँ मौसीकी पर रक़्स करने वाले पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इस पैराग्राफ में हमने चिड़ियाघर, राजा का महल, हजरत टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद और मंदिर, टीपू सुल्तान का मकबरा और मशहूर गार्डन देखा। और अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की जानिब। पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। यहाँ पर क्या था, हम जब टैक्सी में से देख रहे थे तो दूर दूर तक हमें जंगल नजर आ रहे थे। अल्लाह तेरी कुदरत, जिधर देखो जमीन सब्ज लिबास जेब तन किए हुए सहरंगेज समा पेश कर रही थी। यानी जिधर हमारी नज़र
दौड़ रही थी वहाँ पर हमें हरियाली नज़र आ रही थी और सहर अंगेज यानी जादू भरा हुआ। अभी हम 20 किलोमीटर का भी रास्ता तय ना कर पाए थे कि जंगलों में घिरा हुआ बंडीपुर आ गया। यानी जंगलों में घिरा हुआ एक रास्ता था जहाँ पर बंडीपुर आ गया। ये जंगली जानवरों का मामन है। मामन यानी जानवरों के रहने की जगह। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हरण चौकड़ियाँ भरते नजर आते हैं। चौकड़ियाँ भरना यानी हिरन का छलांग लगाना। परिंदे भी यहाँ कई अक़साम के पाए जाते हैं। देखने वाला सोचता रह जाता है कि वो आँखों से क्या क्या देखूं। इसके बाद पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई। यानी पहाड़ पर जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो टैक्सी की रफ्तार कम हो जाती है। हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। रास्ता लहराते बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहा था। यानी रास्ता कैसा नजर आ रहा था? सांप की तरह बल खाता हुआ नजर आ रहा था। ये पुरपेच रास्ता नीलगिरी पहाड़ के इंतहाई चोटी पर बसे मुकाम ऊटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया है। इस रास्ते पर दूसरी जानिब से आने वाली सवारी को देखकर महसूस होता है गोया वो हमारी टैक्सी से आगे निकलकर ऊटी जा रही हो। चक्करदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा कर रहा था। यानी जब हम नजर दौड़ा रहे थे खिड़की से तो हमें क्या लग रहा था? थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था, मगर बाहर के दिलकश नज़ारे इस खौफ को ज़ायल भी कर रहे थे। तो चलो अब सफ़ा नंबर 51 पर चलते हैं। ऊटी से करीब करीब एक जगह हमवार रास्ता आया। हमवार रास्ता यानी सीधा रास्ता। तो एक पुल के पास ड्राइवर ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। तो देखिए बच्चों, आप भी कभी सफ़र करते वक्त आपके ड्राइवर ने रास्ते में गाड़ी किसी होटल पर नाश्ते या खाने के लिए रोकी होगी, जिसकी यादें आपको हमेशा याद आती होंगी। आप भी किसी मुकाम की सैर को गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती नजर आती है। आबशार यानी पहाड़ से दामन की तरफ गिरता हुआ पानी। इस आबशार के पानी में घन गरज और शोर नहीं था, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। देखिए आगे, दिन के 2:30 बजे हम ऊटी पहुंच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया। यानी वो कहाँ पर? ऊटी पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने कमरा किराए से लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। खन हवा से आंख जो लगी तो बेखबर सो गए। खन हवा यानी ठंडी हवा। जब आंख खुली सूरज गुरूब होने के करीब था। जल्दी जल्दी तैयार होकर डूबते सूरज का मंजर देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। यानी डूबते हुए मंजर को देखने के लिए सब लोग कहाँ पहुंचे? पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। सूरज जमीन की गोद में छुपा जा रहा था। वापस लौटे तो शाम का धुंधलका रात के अंधेरे में गुम हो रहा था, मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। चौराहा तो रास्ता जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक थी, इसलिए खाना उन्होंने कमरे में ही मंगा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे और सो गए। यानी बहुत देर तक वो सब मिलकर आपस में दिन भर की जो देखे हुए मंजर थे उसकी बातें करते रहे और बातें करते करते वो सो गए। तो ठीक है, आगे के सबक का हम अगली वीडियो में मुताला करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।